क्या एफबीआर जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये बंद हो रहा है? जी हाँ, इन प्रिंसिपल जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसने एफबीआर की रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला किया है और अगर उस पर अमल दरामद होता है तो यकीनी तौर पर जो एफबीआर जो उसकी मौजूदा हैयत है, जो एग्जिस्टेंस है, वो फिर ख़त्म हो जाएगी। हम अपने पिछले प्रोग्रामों में भी डिस्कशन करते रहे कि बैक एंड फोर्थ डिफरेंट प्रपोजल्स आते रहे, तो क्या अब समझा जाए कि वो तमाम जो रुकावटें हैं या जो कन्फ्यूजन थी वो अब ख़त्म हो गई है एंड वी कैन सेफली से कि एफबीआर की फाइनली रीस्ट्रक्चरिंग होने जा रही है और एफबीआर जो है इस पर जब अमल दरामद होगा, जो भी नया प्लान है, तो ये मौजूदा जो उसकी हैसियत है उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, वो इसके कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन पहले जो बड़ी खबर है वो बता देते हैं नाजरीन को कि जो इस हफ्ते की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जो एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है और इसमें 3 अहम फैसले किए थे एसआईएफसी ने एफबीआर से या टैक्स निजाम से रिलेटेड। 2 फैसले जो है एफबीआर की रीस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक है। सबसे बड़ा फैसला ये कि जो मौजूदा एफबीआर है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये इस फॉर्म में खत्म हो जाएगा और लगता है ऐसे है कि मलिक अमजद जुबैर टवाना साहब जो हैं वो इसके लास्ट चेयरमैन होंगे। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो टैक्स पॉलिसी है उसको एफबीआर से अलहदा करने का फैसला किया एसआईएफसी ने। टैक्स पॉलिसी को रेवेन्यू डिवीजन के हवाले किया जाएगा। रेवेन्यू डिवीजन 2 फंक्शंस परफॉर्म करेगा, एक तो टैक्स पॉलिसी का और दूसरा उसका जो फंक्शन होगा वो वैल्यूएशन होगी जो प्रॉपर्टीज की और इंपोर्ट जो गुड्स हैं इंपोर्टेड उनकी, वो फंक्शन भी रेवेन्यू डिवीजन के पास होगा, जिसको एक सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन शेयर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को। दूसरा जो अहम फैसला है जिसकी ज्यादा फार रीचिंग इंप्लीकेशन है, एफबीआर को डिवाइड किया जा रहा है 2 इदारों में, एक होगा इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड और एक होगा कस्टम बोर्ड। ये 2 बोर्ड्स बनेंगे जिनके सेपरेट चेयरमैन होंगे और जो कस्टम सर्विस होगी वो कस्टम पॉलिसी बोर्ड के नीचे, कस्टम बोर्ड के नीचे होगा फंक्शन उसका, और इनलैंड रेवेन्यू के जो फंक्शंस हैं वो सारे इनलैंड रेवेन्यू बोर्ड के पास होंगे। तो ये मेजर डिसीजन है, 2 बोर्ड्स बनेंगे, मौजूदा बोर्ड खत्म हो जाएगा और जो पॉलिसी है वो एफबीआर से वापस लेने का फैसला हुआ है। कामरान, ये तो इसकी ब्रॉडर डिटेल्स है। अब इसके अंदर जो इफ्स एंड बट्स हैं इस पर काफी डिटेल डिस्कशन हुई मीटिंग में, कुछ चीजें वहां पे हतमी तौर पर तय नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि ज़ाहिर है कि एक बड़ा फैसला है, क्या जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके पास ये इख्तियार है? डू यू थिंक कि इसमें इन फ्यूचर लीगल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, बट या डू यू थिंक दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और ये कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है, बेशक वो केयर टेकर ही क्यों ना हो? देखिए, इसके ऊपर 2 व्यूज हैं कि ये क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है। एक व्यू है कि कर सकती है, दूसरा व्यू ये है कि नहीं कर सकती। एक व्यू लिया था लॉ डिवीजन से एफबीआर ने कि क्या इस हवाले से कुछ चेंजेस हो सकती हैं, तो लॉ डिवीजन का ये ख्याल है कि ये चेंजेस हो सकती हैं। अब आगे उसके फर्दर 2 चेंजेस है। एक तो वो चेंजेस होंगी जो रूल्स के अंदर होंगी, रूल्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो तो काबीना कर सकती है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं। जो लॉ के अंदर चेंज होगी, जो इस सूरत में जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए फिर एक ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। तो लेकिन इसके हवाले से अभी हतमी तौर पर कुछ बात नहीं किया जा सकती। जो प्रिंसिपल चीज है, क्या एफबीआर की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए? हाँ, इसकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी थी, लेकिन कामरान ये पिछले 15 सालों में ये दूसरी रिस्ट्रक्चरिंग है और 32 सालों में ये 9वीं अटेम्प्ट है एफबीआर को रिस्ट्रक्चर करने की। उसकी डिटेल्स बाद में जाएंगे, बट एक एसआईएफसी सीबीआर होता था, इससे सीबीआर तो अभी 2007 में खत्म हुआ ना, तो ये उसके बाद ही दूसरी चेंज आई है, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें बनी है। एसआईएफसी ने एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाने का फैसला किया है। इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को नोटिफाई करेंगी फाइनेंस मिनिस्टर और जो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को 1 माह का वक्त दिया गया है कि वो इसकी जो इस फैसले पे अमल दरामद करे और उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी कि क्या चेंज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। क्योंकि अभी इसकी जो डायग्राम अप्रूव हुई है उसके अंदर थोड़ी सी 1-2 चीजों की कंफ्यूजन अभी भी परसिस्ट करती है। जो फैसला हुआ है उसके तहत तो ये है कि जो 2 बोर्ड्स बनेंगे, इसका जो बोर्ड होगा फेडरल बोर्ड ऑफ कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये जो बोर्ड होंगे ये डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन एक जो व्यू है विद इन द एफबीआर वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर और बोर्ड्स के दरमियान 2 डिविजन्स होनी चाहिए। रेवेन्यू की डिवीजन सेपरेट, जो इसके बल्कि इनलैंड रेवेन्यू का नाम होगा, पहले तो एक रेवेन्यू डिवीजन है जो पॉलिसी का काम करेगी और दूसरी होगी कस्टम की डिवीजन। इस सिलसिले में एफबीआर को सपोर्ट नहीं मिल रही फ्रॉम विद इन दी ब्यूरोक्रेसी।
तो ये एक इसके अंदर एक इशू है। लेकिन ये बताएं कि एफबीआर का ओवरऑल जो मौजूदा उनका जो ब्यूरोक्रेसी है उनका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या उनकी इनपुट शामिल है? डू दे एग्री विद दीज चेंजेस? डेफिनेटली उनकी इनपुट इसके ऊपर शामिल है और तमाम स्टेक होल्डर्स से इसके ऊपर कंसल्टेशंस हुई हैं। कुछ व्यूज थे कि इसको नहीं होना चाहिए, कुछ के थे होना चाहिए, लेकिन जो हतमी फैसला हुआ उसमें जो चेयरमैन एफबीआई मलिक अमजद जुबैर टवाना वो शामिल थे, फाइनेंस मिनिस्टर शामिल थी, और फिर कंसल्टेशन मिलिट्री लेवल पे भी हुई है और सिविलियन साइड पे भी हुई है। तो तमाम कंसल्टेशन के बाद ये फैसला हुआ है। इसमें आप देखें ना बेनिफिट और इसके मेजर इसके जो बेनिफिट्स, एक तो ओवरऑल जो पर्पस ये है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करेंगे तो आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी। ब्रॉडर प्रिंसिपल तो इसके अंदर ये है। दूसरा ये दोनों जो सर्विसेज है इनके इंटर सर्विसेज भी इश्यूज होते हैं। कस्टम बोर्ड जब सेपरेट होगा तो जो कस्टम बोर्ड के सेपरेट होने से फायदा होगा कस्टम की जो सर्विस है उसको, उनका इंडिपेंडेंट चेयरमैन होगा, इंडिपेंडेंट उनका सारा स्ट्रक्चर होगा। तो इसी तरह इनलैंड रेवेन्यू अभी जो हावी थी एफबीआर के ऊपर, तो उनसे जिस तरह मैं किसी को आप मजाक में कह रहा था जब मैं खबर के ऊपर काम कर रहा था, मैंने कहा लगता है ये इंडिया और पाकिस्तान की डिवीजन होगी, कस्टम अलहदा हो गया और इनलैंड रेवेन्यू अलहदा हो गया। लेकिन अगर इससे हेल्दी कंपटीशन होता है, अगर दोनों डिवीजन कहते हैं कि हम ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे तो दैट इज गुड फॉर द कंट्री। अगर उसका इस तरीके से अगर जो कस्टम्स है ना, कस्टम का काम टैक्स कलेक्शन नहीं है, वो उसकी बाय प्रोडक्ट है। कस्टम का जो मेजर काम है वो इंटरनेशनल ट्रेड की फैसिलिटेशन और एंटी स्मगलिंग के फंक्शंस हैं। बल्कि ये सारी जो डिस्कशन और स्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज शुरू हुई थी ना, वो एंटी स्मगलिंग जो एक्टिविटीज थी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये शुरू हुई थी। फिर वहां से बात चलते चलते आगे जब बड़ी एक स्टेज पे नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाने का फैसला हुआ, वो शूट डाउन कर दिया प्राइम मिनिस्टर, हमने इस पर खबर भी की थी। दूसरा उसके बाद फिर अचानक एक दिन फिर कस्टम्स वाली प्रपोजल है कि नहीं हमें अलहदा होना है। तो ऐसे मुझे फिर वो 1947 मेरे ज़हन में आ गया कि नहीं हमें अलहदा होना है, हमारे हम माइनॉरिटी में है। बट बेनिफिट डेफिनेटली इस चीज़ का होता है, जितना इजी स्ट्रक्चर होता है, जितनी क्लैरिटी होती है, उतना ही इसके अंदर अच्छी चीज होती है। जो बड़ी पॉलिटिकल जमातें हैं लेट्स से जिनकी एक्सपेक्टेड है कि अगली गवर्नमेंट बनाएंगे, डू दे एग्री विद दीज प्रपोजल्स? ये ना हो कि ये रीस्ट्रक्चर करें एंड आफ्टर दैट जब गवर्नमेंट आए तो उनकी भी तो मुझे ये लग रहा है कि नून लीग शायद इसको सपोर्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी मेरा ये ख्याल है। नहीं, वो क्या चाहते हैं? वो एफबीआर की मौजूदा शेप में ही इसको रखना चाह रहे, इसी में जो चेंजेस है वो करना चाहेंगे वो। बाकी पार्टीज की क्या पोजीशन है? पीटीआई तो उसकी पहले इसके ऊपर पोजीशन वाजे है। पीटीआई ने ही 2019 में फैसला किया था जो पॉलिसी है वो एफबीआर से अलहदा करने का, और उसको हाउस उन्होंने करना था फाइनेंस डिवीजन के अंदर, लेकिन वो फैसला कभी एफबीआर ने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना कि एसआईएफसी अगर फैसला कर रही है, ज़ाहिर आपको पता है कि सिविल मिलिट्री ये एक फोरम है, तो जो भी गवर्नमेंट आती है, लेट्स अस्यूम कि नून लीग की भी आती है, तो इवन इफ दे डोंट लाइक इट it will be difficult for them to reverse that. डिपेंड करता है ना। देखिए, एक तो ये कि एसआईएफसी का फैसला जो असूली है, इसके असूली फैसले के बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं बाकी अप्रूवल की और इंप्लीमेंटेशन की, वो फिर वफाकी काबीना के पास जाएगा मामला। अगर कानून में तब्दीली करनी है तो वो फिर ऑर्डिनेंस लाना इनको पड़ेगा, जो शायद इस स्टेज पे लाना बहुत मुश्किल हो जाए अगर 8 फरवरी को अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और सेनेट की जो रेजोल्यूशन है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा इसके अंदर चीज ये है कि अगर ये रिस्ट्रक्शन हो जाती है तो क्या इससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी? अभी ये वाला जो प्रपोजल इटसेल्फ है ना, ये सिर्फ उसकी तंजीम 9 से रिलेटेड है, उससे पॉलिसी से सेपरेट करने से फर्क पड़ सकता है। क्योंकि कहा यह जाता है कि एफबीआर की जो पॉलिसी है, अंडर एफबीआर जो बन रही है, उसका सारा फोकस शॉर्ट टर्म जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन के ऊपर होता है, उससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ से नुकसान होने से फिर आपकी रेवेन्यू कलेक्शन भी उससे इंपैक्ट होती है। इन अ वे ये पॉलिसी और ऑपरेशन दुनिया में भी सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पे भी होने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट जब ये इंप्लीमेंटेशन स्टेज पे जाएंगे और जितनी होलसेल चेंजेस इसमें करनी पड़ेंगी, उसे लगता है कि ये शायद ये काम 30 दिनों में ना हो, इसको ज्यादा अरसा लगे। तो अगर उस टाइम तक नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसका क्या होगा, उस पर इंपैक्ट हो सकता है। नाज़रीन, ब्रीफ सी हिस्ट्री है, हम बहुत क्विक होते हैं रिफॉर्म्स करने में, लेकिन अक्सर लेट हो जाते हैं। ये जो सिलसिला शुरू होता है एफबीआर को रिफॉर्म करने का, ये 1990 से हुआ था। उस वक्त एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनाई गई, फिर एक रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना 1991 में और 94 में, फिर कमीशन ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स बना 1997 में, एक और कमीशन बना टैक्स रिफॉर्म्स के लिए 1998 में, फिर 2001 में एक कमेटी बनी, फिर वर्ल्ड बैंक ने एक $149 मिलियन का एक कर्जा अप्रूव किया 2005 में, उसके तहत रिफॉर्म्स इनिशिएट की गई और जिसकी वजह से 2007 में एफबीआर का एक एक्ट आया था और ये उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता था, ये फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया। लेकिन जो 2007 वाला भी कानून था वो मुकम्मल तौर पर आज भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर ये एक इनकी एफर्ट हुई 2009 से 2011 के दरमियान, फिर 2014 में एक टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया, फिर एक
22 में एक और कमीशन बनाया गया, रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन, और फाइनली फिर अब SIFC ने यह फैसला किया FBR की रीस्ट्रक्चरिंग का। तो कामरान लेट्स होप कि ये हो जाए, बट एक चीज बड़ी ब्रीफली रह गई बीच में। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है कि टैक्स कलेक्शन हमारी बेहतर हो जाए, उसके हवाले से टैक्स बेस बढ़ जाए। SIFC ने ब्रेक पे जाना है वक्त, मैं वेरी क्विकली इसको बता दूं नाज़रीन, ट्रेडर्स के लिए एक नई स्कीम की अप्रूवल जो है वो SIFC ने दे दी है। 5 बड़े शहरों में जो ताजिर हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स फिक्स एक लगाने का फैसला हुआ है। SIFC की अप्रूवल के बाद बाकी काबीना की अप्रूवल्स होंगी। ये 5 बड़े शहर जो हैं आपके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, ये जो प्रोविंशियल कैपिटल्स और फेडरल कैपिटल, यहां पे स्कीम इंप्लीमेंट होगी। और जो फिक्स टैक्स होगा उसकी रेशियो कुछ ऐसी होगी, जो FBR की प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन रेट्स हैं उससे जो रेंटल रेट्स हैं इन दुकानों के वो निकाले जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, और उससे फिर फर्दर एक फिक्स टैक्स निकाला जाएगा। तो 5 शहरों में ये स्कीम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसकी समरी SIFC के अप्रूवल के बाद अब वजीर खजाना के पास पड़ी हुई है, वो अप्रूवल देंगी तो ये जो स्कीम है ये रोल आउट हो जाएगी। चले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात करें, ये तो हमें पता है कि ताल्लुकात इस वक्त कशीदा हैं, और वजह उसकी ये है कि कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान वाला जो मामला है वो हल नहीं हो रहा। और हालिया महीनों में हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया, और इस बीच फिर हमने देखा कि इस हफ्ते अफगान तालिबान का एक जो आला सतही वफ्द है उसने पाकिस्तान का दौरा किया, और उसकी जो सरबराही हैं वो कर रहे थे अफगान तालिबान के एक सीनियर लीडर हैं और क्लोज एड समझे जाते हैं, जो अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं। उनका नाम है हाजी मुल्ला शीरी। ये गवर्नर भी हैं कंधार प्रोविंस के, और उसके साथ साथ जो अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ये डेप्टी हेड भी हैं। तो अपने एक रोज़ा दौरे में इनकी पाकिस्तान में एक तो जो वज़ीर ख़ारजा हैं जलील अब्बास जिलानी, उनके साथ मुलाकात हुई, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जो डेलीगेशन की सतह पर दफ्तर ख़ारजा के अंदर कोई 3-4 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए पाकिस्तानी हुक्काम के साथ। उसमें अफ़गान तालिबान की तरफ से जो उनके सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशल्स भी शामिल थे, और पाकिस्तान की तरफ से भी जो सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑफिशल शामिल थे। और उसका मकसद जो प्राइमरीली जो ज़राए से हमें पता चला कि जो इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाव है, ख़ास करके TTP के मामले को लेकर के, उस पर डिस्कशन हुई।